मेरे प्यारे छात्र और छात्राएं, आप सबका फिर से आप सबकी चैनल में स्वागत है। आज हम कविता 7 बादल को घिरते देखा है काव्य की चर्चा करेंगे। देखिए, आपके सामने मैंने बाबा हिंदी साहित्य के मशहूर साहित्यकार, जिसको हिंदी साहित्य जगत में बाबा नागार्जुन के नाम से जाना जाता है, उनका चित्र आपके सामने रखा है। आप YouTube में सर्च करेंगे तो नागार्जुन जी के बारे में, उनके साहित्य कवन के बारे में कहीं अच्छी बातें मिलेंगी। लेकिन हम इस कविता के माध्यम से उनका जीवन का थोड़ा परिचय और उनका साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो नागार्जुन जी का जन्म बिहार राज्य के मधुबनी जिले के सतलखा गांव में हुआ था। वैसे तो उनका पैतृक गांव तरोनी, जो दरभंगा जिला बिहार में पड़ता है, उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। उनकी शिक्षा गांव की संस्कृत पाठशाला में तथा उच्च शिक्षा बनारस में हुई थी। नागार्जुन जी ने कई प्रख्यात उपन्यास लिखे हैं, जिनमें से रतिनाथ की चाची, नई पौध, बाबा बटेरनाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभीपाक, हिरक जयंती, उग्र तारा, जमनिया का बाबा, पारो, गरीबदास आदि उपन्यास है। उसी ही तरह उन्होंने युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली, रत्नगर्भा, ऐसे भी क्या, ऐसे भी तुम क्या, आखिर क्या कह दिया हमने, इस गुब्बारे की छाया में आदि जैसे कई कविता संग्रह लिखे हैं। उनके साथ साथ निबंध, कहानियाँ, संस्मरण और अन्य विद्याओं में भी उन्होंने लेखन किया है। नागार्जुन जी को मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, हिंदी सेवा विशिष्ट सम्मान भी मिला है, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त सम्मान में सम्मानित किया गया है। बादल को गिरते हुए देखा है कविता के बारे में हम थोड़ी बात करें तो एक बार नागार्जुन जी तिब्बत यात्रा में गए थे। उस यात्रा के क्रम में हिमालय दर्शन से प्रकृति के निर्मल निश्चल रूप को देखने से कवि के मन में सौंदर्य का जो उफान आया, उसे उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से इस कविता में ढाला है। इसमें कई मानसरोवर में उगे कमलों के ऊपर वर्षा बिंदुओं के गिरने के चित्र दिखे, तो कहीं झीलों में हंसों के द्वारा कमलनाथ खोदने के दृश्य है, तो कहीं चिर विरह के बाद चकवा चकवी का मिलना और सेवालों की हरितरी पर प्रणय कटाक्ष करना आदि रोमानी वातावरण की सृष्टि हमारी प्रणय चेतना को मुखर करता है। इस कविता में कवि ने ऐसी कुछ बातें कही है। तो सबसे पहले हम इस कविता का पठन करेंगे। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तूहीन कणों को मान सरोवर के उस स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर
छोटी बड़ी कई जिले हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इस वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाल ऋणु की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे। एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। चलिए इस कविता को हम धीरे धीरे समझें। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, तुंग हिमालय के कंधों पर। अमल यानी कि मल रहित निर्मल, धवल यानी कि उजला मतलब कि सफेद, शिखर मतलब कि पर्वत की टोंच, गिरी मतलब कि पर्वत यानी कि पहाड़, तुहिन, तुहिन का अर्थ है बर्फ जिसको हम तुषार भी कहते हैं, और झील यानी कि प्राकृतिक रूप से बना हुआ जलाशय सरोवर। और यहाँ मान सरोवर के जलाशय की बात हो रही है, स्वर्णिम यानी कि सुनहरा। कवि हिमालय पर्वत के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने स्वच्छ उज्ज्वल एवं बर्फ से आच्छादित ढका हुआ पर्वत की चोटियों पर बादल को घिरते हुए देखा है। वे कहते हैं कि मैंने बादल की से छोटे छोटे मोती जैसे शीतल बर्फीले जल कणों को मानसरोवर झील में कमल के खिले हुए सुनहरे फूलों पर गिरते हुए देखा है। मैंने शिखरों पर बादल को गिरते हुए देखा है। देखिए कवि यहाँ हमें प्राकृतिक सौंदर्य और हिमालय प्रवास का वर्णन कैसे अद्भुत ढंग से करते हैं। बादल को गिरते हुए देखना उनकी दृष्टि में सौंदर्य की दृष्टि में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आगे कहते हैं, छोटी छोटी कई जिले हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोदते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। मैंने पहले ही बता दिया कि झील यानी कि प्राकृतिक रूप से बना हुआ जलाशय यानी कि सरोवर, श्यामल मतलब कि हल्का सा काला, नील मतलब कि नीला, सलिल का दूसरा अर्थ के पावस पानी, और पावस यानी कि बरसात वर्षा, उमस तो ऐसी हवा जो गर्मी होने से चलती है, और आकुल का मतलब है व्यंग घबराया हुआ, तिक्त
यानी कि तीखा, मधुर यानी कि मीठा, विष तंतु यानी कि कमलनाल के तंतु, तीरते मतलब कि तैरना। कवि यहाँ कहते हैं कि जैसे मैंने पहाड़ियों से बादल को गिरते देखा है और कमल को खिलते देखा है, उसी तरह हिमालय की पहाड़ियों में कई छोटी बड़ी झीलें हैं। इस झीलों में समतल क्षेत्रों में हल्के काले और नीले झील में वर्षा ऋतु की उमस से व्याकुल होकर आए हंसों को मैंने अपनी तपन मिटाने के लिए तैरते हुए देखा है। पानी में कमलनाथ के तीखे और मीठे तंतुओं को खोजते हुए देखा है। मैंने तो शिखर पर बादलों को घिरते हुए देखा है। आगे कहते हैं कवि कि ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाल ऋण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनकी सारी रात बितानी होती। देखिए, यहाँ मैं आपको थोड़ी बातें बता दूं कि वसंत ऋतु यानी कि वसंत का महीना, सुप्रभात यानी कि अच्छा प्रभात, अनिल यानी कि पवन और बाल ऋण यानी कि सुबह का सूर्य, मृदु यानी कि कोमल, अगल बगल यानी कि आस पास, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, दिशा काल के चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। देखिए, चिर यानी कि बहुत, अभिशापित मतलब कि जिसे शाप दिया गया हो। चकवा चकई एक जल पक्षी है और उसके बारे में कहा जाता है कि नर और मादा रात को एक साथ रह नहीं सकते। क्रंदन यानी कि विलाप, सरवर यानी कि सरोवर, तीरे यानी कि किनारा, शैवाल यानी कि जो नीले रंग का शैवाल किनारों पर लगता है सरोवर में, वो हरी दरी यानी कि हरे रंग के मोटे सूतों से बना एक बिछावन, जिसको हम शतरंजी कह सकते हैं। कवि यहाँ कहते हैं कि मान सरोवर के शिखर से कई सरोवर के तट के सुनहरे प्रभाव का वर्णन यहाँ किया गया है। कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु का यह सुंदर सवेरा था, मंद मंद शीतल हवा चल रही थी, बाल ऋण की कोमल कोमल किरणें चारों ओर फैल रही थी, उनका सुनहरा प्रकाश पर्वत शिखरों पर पड़ रहा था, इसलिए ये शिखर सुनहरी आभा से चमक रहे थे। ये शिखर अगल बगल ही थे, आजू बाजू ही थे। सुबह होते ही उन विरह विवश चकवा चकवी का क्रंदन बंद हो गया। क्यों कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यह ऐसा जल पक्षी है जो रात्रि के समय नर और मादा साथ नहीं रह सकते, इसलिए रात को वह विरह में क्रंदन करते हैं और सुबह होते ही उनका क्रंदन बंद हो जाता है। चकवा चकवी को चिरकाल से रात्रि के समय एक दूसरे से अलग रहने का शाप भी मिला हुआ है, ऐसा माना जाता है। इसलिए उन्हें पूरी रात एक दूसरे से अलग अलग रहकर विरह में बितानी पड़ती है। सुबह होने पर शाप का प्रभाव खत्म हुआ तो इस पक्षी जोड़े का विलाप भी खत्म हो जाता है। कवि कहते हैं कि फिर मैंने उस महान सरोवर के तट पर शैवालों की हरी मखमली दरी पर चकवा चकवी का प्रणय कलह छिड़ते देखा था। मैंने पर्वत के शिखरों पर बादल को
गिरते हुए देखा था। यह सुंदर काव्य कवि बाबा नागार्जुन का है, जो मैंने आपको समझाया। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। और यहाँ थोड़ा स्वाध्याय है, हम उनकी भी चर्चा भी कर लेते हैं। सबसे पहले ये पूरा स्वाध्याय आपको पाकी नोट में लिखना है। तो थोड़ी बातें हम इसके बारे में करते हैं कि विकल्प पूर्ति है कि कवि ने अमल धवल शिखरों के शिखरों पर किसको गिरते हुए देखा है। नो डाउट बादल को ही गिरते देखा है। कवि ने छोटी छोटी मोती जैसे कणों को मानसरोवर में कहाँ पर गिरते देखा है, तो उसका भी जवाब है स्वर्ण कमल पर। जल बादल को गिरते देखा, तब किसी ऋतु का प्रभाव था, वसंत ऋतु का। और कवि ने मानसरोवर के श्याम नील शरीर में किसको तैरते देखा है, हंसों को। छोटे छोटे एक एक वाक्य के 4 प्रश्न हैं, और इसमें 4 प्रश्न में पहला ही है कि प्रस्तुत कविता किस दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। तो कि प्रस्तुत कविता प्रकृति के सौंदर्य वर्णन की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। इस कविता का रचना काल क्या है, तो कि इस कविता का रचना काल पावस यानी कि वर्षा ऋतु है। कवि ने कमल को किस रंग का बताया है, तो कि कवि ने कमल को सुनहरे यानी कि सोनेरी रंग का बताया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने किसका परिवेश प्रस्तुत किया है, तो कि प्रस्तुत कविता में कवि ने हिमालय के मानसरोवर और पर्वत शिखरों का परिवेश प्रस्तुत किया है। और 2-2 वाक्य के 4 ही प्रश्न हैं और बड़े 3 प्रश्न हैं। इस तरह आपको 11 प्रश्न और 4 विकल्प अपनी नोट में लिखने हैं। मुझे आशा है कि आपको यह काव्य समझ में आया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन करके बताना। तब तक के लिए हम अब नया पाठ चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग लेकर दूसरी बार मिलेंगे। तब तक के लिए हम यहाँ रुकते। बाय बाय, टाटा।